नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप सभी को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक। आज सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक में विश्लेषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे का जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है, यानी पीएम मोदी का यूरोप दौरा। 3 दिन के यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर पीएम मोदी अपने होटल पहुंचे। यहां जर्मनी में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। मोदी ने सभी से मुलाकात की। इस दौरान वो कुछ बच्चों से भी मिले जो पीएम मोदी के लिए गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर की मुलाकात हुई, जिसमें भारत और जर्मनी के रिश्तों के साथ यूक्रेन जंग को रोकने के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फिर फ्रांस के दौरे पर भी जाएंगे। मोदी के इस यूरोप दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। मैं दोबारा दोहरा रही हूं क्योंकि पूरी दुनिया को यह उम्मीद है कि मोदी का यूरोप मंथन यूक्रेन जंग के अंत का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर निकालेगा। सवाल यह है कि इस दौरे से रूस और यूक्रेन की जंग बंद होने का फॉर्मूला निकलने की उम्मीद आखिर हम जता क्यों रहे हैं, और इस दौरे की भारत के लिए अहमियत क्या है, ये सब हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बर्लिन से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय की वो रिपोर्ट, जब पीएम जर्मनी के कारोबारियों से बैठक के लिए निकले। हमारे रिपोर्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्त साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं बिजनेस राउंड टेबल के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, और पैदल ही वॉक कर रहे हैं। इस समय बर्लिन की रोड पे ब्रांडेनबर्गर गेट है, वहां प्रधानमंत्री वॉक करते हुए जा रहे हैं। सीधे जो सीईओज के साथ मुलाकात है, बिजनेस राउंड टेबल है। भारत और जर्मनी की जो साझेदारी है, ये आर्थिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बीते 22 सालों से भारत और जर्मनी की जो रणनीतिक साझेदारी है वो यह आर्थिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिहाज से ये मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए देखना होगा कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने की जो कोशिश है, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो कोशिश है, जिसका लक्ष्य रखा गया है, उसको पूरा करने में किस तरीके से ये जो साझेदारी है ये महत्वपूर्ण हो सकती है, किस तरीके से ये जो बातचीत है उससे नए निवेश का रास्ता निकल सकता है, किस तरीके से भारत और जर्मनी के बीच में निवेश की जो संभावनाएं हैं वो और मजबूत हो सकती हैं। तो ये तमाम कोशिशें होंगी जिसकी बातचीत के लिए खुद प्रधानमंत्री चेयर कर रहे हैं इस मुलाकात को। और यहाँ पे सीईओज हैं जर्मनी और भारत की कंपनियों के सीईओज हैं जिनका निवेश है भारत में, और जिस तरीके से आर्थिक साझेदारी को लेकर चांसलर शोल्ज के साथ भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उस की जो सीईओज हैं उनके साथ मुलाकात होगी। और इस तरीके से ये अपने आप में रेयर होता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के होटल के बेहद नज़दीक में ये था, इसलिए प्रधानमंत्री वॉक करते हुए होटल से जो है वो इस जो कॉमर्स बैंक है बिल्डिंग, उस कॉमर्स बैंक बिल्डिंग तक पहुंचे वहां पे। और अब उनसे ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो पहुंच चुके थे। और वहां से जिस समय में प्रधानमंत्री वॉक करते हुए आ रहे थे बर्लिन की इस रोड के ऊपर, इस सड़क के ऊपर, और ये बड़ी ऐतिहासिक सड़क है, ये ब्रांडेनबर्गर गेट है यहाँ का, और उसी के ठीक पास में ये कॉमर्स बैंक की बिल्डिंग है। और यहाँ तक प्रधानमंत्री ने वॉक करके फिलहाल वो यहाँ पर गए हैं। और ये निश्चित रूप से भारत और जर्मनी के बीच में जो रिश्तों का कॉन्फिडेंस है वो भी बताता है, और साथ में किस तरीके से दोनों देश आपस में आर्थिक साझेदारी को, रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प रखते हैं, उसकी भी एक निशानी है। और फिलहाल ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है जिसको चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जहां मौजूद हैं भारत और जर्मनी की कंपनियों के सीईओज। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, बर्लिन, एबीपी न्यूज। प्रधान जर्मनी में बिजनेस लीडर्स के मुलाकात के बाद पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने और कारोबार को बढ़ावा देने के अलावा रूस और यूक्रेन जंग से दुनिया भर पर बढ़ते संकट को लेकर चर्चा हुई। पूरी समीक्षा, भारत पर इसके असर का विश्लेषण हम करें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज बर्लिन में कैसे वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी, और वो भी 6000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की धरती पर कदम रख रहे थे।
ये तस्वीरें हैं इंतजार की। इंतजार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की एक झलक पा लेने का। ये उमंग है दुनिया के सबसे कद्दावर नेता के आगमन की। और ये इंतजार पूरा हुआ जब 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन की जमीन पर कदम रखा। एयरपोर्ट पर स्वागत पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो वहां पहले से ही जर्मनी में रह रहे भारतीय उनके इंतजार में खड़े थे। पीएम मोदी की झलक मिलते ही बर्लिन में वंदे मातरम गूंजने लगा। होटल में ही पीएम मोदी की मुलाकात नन्ही मान्या मिश्रा से हुई, जो पीएम के लिए पेंटिंग लेकर पहुंची थी। पीएम ने रुककर मान्या से बात भी की। बनाया तुमने? अच्छा, क्यों बनाया? क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के हाँ, वाह। पीएम मोदी आगे बढ़े तो उनका सामना नन्हे से सिंगर से हुआ, जिसके गीत को सुनकर पीएम भी खुद को रोक नहीं पाए। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह, बढ़िया। बर्लिन में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले बच्चों से बाद में बात भी की। आशुतोष, आपने क्या कोई गाना सुना है प्रधानमंत्री जी को? कौन सा गाना? पेट्रियोटिक सॉन्ग। कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग? हे जन्मभूमि भारत। जरा हमें भी सुनाइए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपको इस पे? शाबाश। आपको तो पर्सनली ये तस्वीर पे पर्सनल ऑटोग्राफ भी मिला? यस। बहुत खुश है? यस। क्या कहा उन्होंने आपसे बातचीत में? That very good, it's nice and he is my icon. ओह, तो आपने कितने दिन में बनाया है ये पोस्टर? One day. स्केच? One day. One एक day. दिन में? Yes. वाह, आप ये इतना अच्छा स्केच कर लेती हैं? Yes, but my parents also help me. पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा 3 दिनों का है, लेकिन इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि मोदी के इस दौरे से दुनिया अमन का नया रास्ता निकालने की उम्मीद लगाए हुए है। पीएम मोदी जिन देशों के प्रमुखों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, वैसे तो उन सभी देशों से भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस दौरे से कई नई शुरुआत भी हो सकती है। वो कौन कौन सी है? पीएम मोदी के दौरे से जर्मनी और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश, आपको ये बता दें कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम पहलू जहां पर आज से पहले तक चर्चाएं नहीं हुई है, वो किसी न किसी तरीके से उस पर बात हो जाए। ये समझने से पहले कि इन दोनों मुल्कों के संबंधों से क्या क्या उम्मीदें हैं, मोदी के दौरे से जुड़े कुछ खास पहलू आपको मैं समझा लेती हूँ। मोदी का यूरोप दौरा जो है वो 3 दिन का है। इस दौरे में पीएम मोदी जर्मनी के अलावा फ्रांस और डेनमार्क भी जाएंगे। 3 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी का 3 दिन का ये दौरा इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन तीनों दिनों में
8 बड़े राजनेताओं से मुलाकात करेंगे और सेंटर में कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो रहने वाले हैं। दौरे के पहले दिन आज उनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे से भी मुलाकात करेंगे। डेनमार्क की क्वीन जो है मार्गरेट, उनसे भी वो डेनमार्क दौरे के वक्त मुलाकात करेंगे। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन से भी उनकी चर्चा होने वाली है। मोदी से इंडिया नॉर्डिक समिट में ये मुलाकात होने वाली है। इसी समिट में पीएम मोदी की मुलाकात फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन से भी होने वाली है और इसी समिट में वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टॉ से भी मुलाकात करेंगे। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंडिया नॉर्डिक समिट में मुलाकात करने वाली है। तो कुछ इस तरीके से ये तमाम राष्ट्र अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। मोदी अपने दौरे में इन बड़े राजनेताओं के साथ 50 से ज़्यादा बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उनके इस दौरे पर दुनिया की सबसे ज़्यादा नज़र यूक्रेन जंग को लेकर है, क्योंकि इस जंग को लेकर भारत का जो रुख है वो हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। वो ना यूक्रेन के पक्ष में है, ना वो रशिया के पक्ष में है, और वो किसी भी कीमत पर, यानी हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर जंग के पक्ष में नहीं है और पूरी कोशिश है कि इस जंग को किसी तरीके से रोक दिया जाए। आप देख लीजिए वो कितने भी अब तक की यूएन में वोटिंग हुई है, हिंदुस्तान उससे एब्सटेन करता रहा है, लेकिन यूक्रेन को मदद पहुंचाने में भी हिंदुस्तान सबसे आगे रहा है। उम्मीद यह है कि भारत शांति का रास्ता निकाल सकता है, इसलिए क्योंकि वो यूक्रेन के साथ भी संपर्क में है और रूस के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है। मोदी के मिशन यूरोप से क्या यूक्रेन में हो रही बारूदों की बारिश पर ब्रेक लगेगा? इसका इंतजार किसी को है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में यूरोप एक्टिव रोल में है और पीएम मोदी के इस दौरे में जंग पर चर्चा होनी तय भी है। जानकारों के मुताबिक जंग पर चर्चा इस दौरे में फोकस में रहने वाली है। मोदी जी को ये पहला मौका मिल रहा है काफी समय बाद यूरोप के देशों का दौरा करने के लिए, और खास करके जब से वहाँ पर यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा क्रिएट हो गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर उच्च स्तरीय वार्तालाप करके जो हाईएस्ट लेवल पर इंडो नॉर्डिक समिट के दौरान, फ्रांस के विजिट के दौरान और जर्मनी के विजिट के दौरान उनको मालूम चल सकेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से स्थितियाँ बन रही हैं और भारत किस प्रकार से मदद कर सकता है, ताकि अगर एक पीसफुली नेगोशिएटेड कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो भारत उसको जरूर मदद करने का प्रयास करना चाहिए और जिससे आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो। मोदी के यूरोप दौरे से जंग के रुकने का फॉर्मूला निकलने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इस दौरे में उन दो नेताओं की मुलाकात भी होने वाली है जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि इस दौरे में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलेंगे। इमैनुअल मैक्रो रूस यूक्रेन से लगातार संपर्क में है। मैक्रो अब तक जंग रोकने की कई कोशिशें कर चुके हैं और भारत भी अब तक युद्ध में तटस्थ भूमिका में रहा है। यूएन की किसी भी वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है और भारत लगातार रूस और यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्षों के संपर्क में रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी के यूरोप दौरे में जब उनकी मुलाकात मैक्रो से होगी तो शांति का कोई फॉर्मूला निकलेगा जरूर। दौरे के पहले दिन बर्लिन की धरती से भी पीएम मोदी ने जंग को खत्म करके अमन की राह पर बढ़ने की अपील की है और बेहद साफगोई से जंग को लेकर भारत का पक्ष रखा। मोदी ने कहा कि जंग में किसी की जीत नहीं होगी और जंग से हो रही मानवीय क्षति से भारत दुखी है। उन्होंने कहा कि जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इससे तेल के दामों में जबरदस्त उछाल आ रहा है। पीएम मोदी ने ये दोहराया कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता
भेज रहा है और भेजता रहेगा। इसके साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जंग पर जल्द लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जर्मनी के चांसलर ने भी पुतिन से जंग जल्द खत्म करने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही लड़ाई को खत्म करने का फॉर्मूला क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान निकल सकता है? कम से कम इस बात की उम्मीद जरूर जताई जा रही है और इस उम्मीद की वजह भी है। पश्चिमी देशों का कुनबा ज्यादातर, जिसमें यूरोप के मुल्क भी शामिल हैं, वो रूस के खिलाफ है और हथियारबंदी और पाबंदियों का सहारा ले रहा है। लेकिन इसी बीच भारत भी है जो तमाम दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को जहां एक तरफ बरकरार रखे हुए, तो वहीं इस बात की पैरवी भी कर रहा है कि शांति और कूटनीति के जरिए इसके समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत के सिलसिले को भी बरकरार रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप के 7 नेताओं के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी तो रूस यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए, समाधान का फॉर्मूला निकालने के लिए भी कोई ठोस बातचीत होगी और कोई कारगर तरीका निकलेगा। और प्रणय हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है ये आप जानना चाहेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ ये तो आपने देख लिया। प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में आपका। यहाँ पर ईद का चांद दिख गया है, तो मैं पहले से आपको ईद की मुबारकबाद दे देती हूँ। वहाँ 6000 किलोमीटर दूर, आप वतन से दूर हैं। शीर खुरमा जब आएंगे ईद की ढेर सारी मुबारकबाद तब मैं खिलाऊंगी। लेकिन इस वक्त ये बताइए कि जर्मनी और हिंदुस्तान में क्या मीठा मीठा अभी पक रहा है? बिल्कुल, ये ईद के मौके पर हुई दीद का मामला है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं भारत जर्मनी के संबंधों में, तो भारत और जर्मनी के जो प्रमुख थे वो पहली बार आमने सामने हुए, तो ये उनकी पहली दीद थी। और साथ ही भारतीय समुदाय जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था रूबिका, उसके लिए भी पहली दीद थी, क्योंकि लंबे समय से कम्युनिटी इवेंट जो है वो उसका सिलसिला बंद था, कोरोना की पाबंदियां थीं और इस दौरान कई लोग इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री जर्मनी से, बर्लिन से इसका सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपको प्रधानमंत्री से मिलने वाले एक बेहद खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूं, एक खास शख्स से जिससे प्रधानमंत्री ने अचानक मुलाकात की। आमतौर पर रूबिका आपको पता है कि प्रधानमंत्री से मिलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो आप नन्हे से शख्स को देख रही हैं ना, इनका नाम कबीर है और इसी रास्ते पर प्रधानमंत्री ने चलते चलते अचानक रुककर इनसे मुलाकात की, बात की। फिलहाल इनका मूड को जरा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन कबीर, प्रधानमंत्री ने आपसे आपका जब नाम पूछा था तो कहां पे गाल पे छुआ था? थोड़ा सा भी फिलहाल मुझे लगता है कि ये मूड में नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले इन्होंने हमें जो बताया कि प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे तरीके से इनके गाल पे हाथ फेरा, इनके माथे पे हाथ फेरा, इनसे इनका नाम पूछा और इनसे काफी देर रुककर इसी जगह पर बात करते रहे। ये काफी इनफॉर्मल तरीका था उनका कनेक्ट करने का, खासतौर पर इसी रोड के ऊपर जहां पे भारतीय समुदाय सुबह से इंतजार कर रहा है। और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो कनेक्ट होता है उसके लिहाज से तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन भारतीय समुदाय जिस तरीके से भारत और जर्मनी के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देखिए रूबिका, भारत और जर्मनी जो है वो केवल 2 मुल्क नहीं, ये 2 नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की चौथी और 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मुलाकात थी। इनके बीच बनने वाली जो आर्थिक साझेदारी है, इनके बीच जो होने वाले समझौते हैं, उसका इंपैक्ट दुनिया भर में पड़ता है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत और जर्मनी सुरक्षा परिषद में सुधार की बात बहुत लंबे से समय से कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल लेवल हो या फिर पूरी दुनिया में ये दोनों मुल्क मिलकर एक नए आयाम को छूने की बात कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, अपना ख्याल रखिएगा। तो रूस और यूक्रेन युद्ध भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सुन लिया होगा, क्योंकि इसकी चर्चा होगी
प्रधानमंत्री यूरोप में हैं। पूरी दुनिया चाहती है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। दुनिया की नजरें भारत पर है। फिलहाल जंग चल रही है। यूक्रेन में हर गुजरते दिन के साथ विध्वंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। रूस की सेना जहां जहां जा रही है वहां वहां अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान छोड़े जा रही है। कैसे खुद बोया और अब काट रहे हैं आप समझिए। और इमरान का अब होने क्या वाला है इस रिपोर्ट में। पहले सऊदी अरब में हुई पाकिस्तान की इज्जत तार तार। अब इंटरनेशनल बेइज्जती पर पाकिस्तान में छिड़ा महासंग्राम। इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज कील, शेख रशीद समेत 150 अफराद के खिलाफ तौहीन मसब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि सारा वाक़या एक सोची समझी साजिश के तहत अमल में आया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब कानून का ऐसा शिकंजा डला है जिसमें मौत की भी सजा मुकर्रर की जा सकती है। पाकिस्तान के सबसे सख्त कानून के शिकंजे में इमरान खान क्यों और कैसे आए, इसके लिए पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सऊदी अरब के मदीने शहर की हैं, जहां की मशहूर मस्जिद नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने लाव लश्कर के साथ दर्शन करने पहुंचे थे। मस्जिद में दाखिल होते ही हर तरफ से चोर चोर के नारे लगाए जाने लगे। शहबाज शरीफ के साथ उनकी सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब भी थी। लोगों ने उनके खिलाफ ऐसी ही नारेबाजी की। यही नहीं, इमरान का खेमा छोड़कर शहबाज के साथ शामिल हुए शहजान बुख्ती के तो लोगों ने बाल तक खींच लिए। मस्जिद नबवी इस्लाम धर्म की पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर ऐसी नारेबाजी से सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक भूचाल आ गया। सऊदी अरब सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों की जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और नारेबाजी भी की गई, जिस पर सऊदी अरब की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सऊदी अरब सरकार एक्शन में आई तो दूसरी ओर पाकिस्तान में कोहराम और बढ़ा। इस नारेबाजी का मास्टरमाइंड इमरान खान को माना गया और उनके खिलाफ फैसलाबाद में ईश निंदा के कानून में केस दर्ज कर लिया गया। इमरान खान के साथ 150 लोगों पर इसी कानून के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें इमरान खान की पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें पहला नाम है शेख रशीद का, जो इमरान सरकार में गृह मंत्री थे, और दूसरा बड़ा नाम है चौधरी फवाद हुसैन का। इसके साथ ही 150 लोगों के नाम ईश निंदा का केस दर्ज हुआ है। इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज कील, शेख रशीद समेत 150 अफराद के खिलाफ तौहीन मसब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वैसे तो सऊदी अरब में वारदात के बाद ही शहबाज शरीफ सरकार ने इसे इमरान की साजिश बताना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बीच इमरान के गृह मंत्री शेख रशीद का एक बयान सामने आ गया, जो उन्होंने सऊदी अरब में हुई वारदात से एक दिन पहले दिया था। शेख रशीद इमरान खान के खेमे के सबसे बड़बोले नेता हैं। उनकी बयानबाजी पहले भी इमरान के गले की हड्डी बन चुकी है। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बयानबाजी से इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी। इमरान जानते हैं कि ईश निंदा के शिकंजे में आने का मतलब फांसी की सजा तक हो सकती है, इसलिए FIR दर्ज होते ही इमरान कोर्ट के दरवाजे पहुंच गए। ईश निंदा की FIR से इमरान किस कदर खौफजदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो इमरान खान कल तक शहबाज शरीफ को ललकार रहे थे, वो आज मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। इमरान ईश निंदा के शिकंजे से बचने के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। अदालत में दुहाई और मीडिया में सफाई के साथ साथ इमरान ने सड़क पर भी अपने कार्यकर्ता उतार दिए हैं, जो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खुद को बचाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि ईश निंदा कानून के तहत अगर वो एक बार सलाखों के पीछे चले गए तो फिर उनके लिए बाहर आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इस मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी होकर रहेगी और जल्द ही होगी। कुर्सी से हटाए जाने के बाद भी इमरान खान सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। वो सरकार के खिलाफ नई नई स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, लेकिन ईश निंदा के शिकंजे में आते ही पूरा जोर अब खुद को बचाने पर लग गया है। सवाल यह है कि ईश निंदा की FIR से इमरान घबरा क्यों गए हैं? क्योंकि ईश निंदा कानून में मौत की सजा है, मौत तक की सजा है। सजा कम हुई तो फिर उम्र कैद। ईश निंदा केस में जमानत पाना मुश्किल है। आरोपी को खुद बेगुनाह साबित करना होता है और ये भी बहुत मुश्किल है। ऐसे कई उदाहरण हैं
जब ईश निंदा का आरोपी अदालत की सजा के ऐलान से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। कैसे? पाकिस्तान में ईश निंदा के 1415 केसेस आ चुके हैं, जिसमें पुरुष आरोपी 1308 है, महिला आरोपी 107 है, जिनमें से 89 लोगों को अदालत का फैसला आने से पहले ही भीड़ ने मार डाला। भीड़ के शिकार 71 पुरुष थे। भीड़ की शिकार होने वालों में 18 महिलाएं थीं। आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि ईश निंदा के शिकंजे में आने के बाद आरोपी पर मौत की तलवार लटकना शुरू हो जाती है। फिर चाहे आरोपी कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाता है। ईश निंदा के आरोपियों को कट्टरपंथी सजा के ऐलान से पहले ही मार देते हैं। गली गली में नारे लगने लगते हैं। पंजाब के गवर्नर को सलमान तासीर पर ईश निंदा का आरोप लगा था। अदालत के फैसले से पहले ही सलमान के जो सुरक्षाकर्मी है उसने मार डाला। दिसंबर 2021 ईश निंदा के आरोप में सियालकोट में श्रीलंका का नागरिक जिंदा जला दिया गया था। और ऐसी कई मिसालें हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून बहुत कड़ा है और इसीलिए इसका दुरुपयोग आपसी दुश्मनी, सियासी दुश्मनी, हिसाब बराबर करने के लिए बहुत आसानी से कर लिया जाता है। ईश निंदा के ज्यादातर आरोप आपसी दुश्मनी में लगते हैं। ईश निंदा सियासी दुश्मनी निपटाने का सबसे शानदार, तेज, धारदार हथियार है। 2018 में इमरान ने नवाज शरीफ पर ईश निंदा का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार में इमरान ने नवाज शरीफ पर लगातार ब्लास्फेमी का आरोप लगाया। इमरान खान ईश निंदा कानून के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। दरअसल इमरान खान ने चुनाव प्रचार के दौरान ईश निंदा कानून को अपना एक सियासी हथियार बनाया। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे और सख्त बनाने की वकालत की, लेकिन आज खुद ही इसके शिकंजे में फंस गए हैं। इमरान खान ईश निंदा की वकालत इसलिए करते थे क्योंकि इस कानून के सबसे बड़े पैरोकार पाकिस्तान के वो कट्टरपंथी हैं जिनकी बैसाखी पर इमरान की कुर्सी टिकी हुई थी। ये कट्टरपंथी पाकिस्तान में आए दिन ईश निंदा करने वालों की गर्दन काटने का ऐलान करते रहते हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के शिकंजे में आने का मतलब मौत के दरवाजे तक पहुंच जाना है। इमरान अब तक इस कानून का इस्तेमाल अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ करते थे, लेकिन अब वो खुद इसके घेरे में आ गए हैं और इमरान पर आरोप बेहद संगीन है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने मदीना की पवित्र मस्जिद में नारेबाजी करवाई। नारेबाजी के लिए पाकिस्तान से समर्थक भेजे। यही नहीं, एक दोस्त के जरिए ब्रिटेन से नारेबाजी के लिए लोग सऊदी अरब भेजे गए और मस्जिद नबवी में नारेबाजी एक साजिश के तहत कराई गई। अब ऐसे मामले में अगर इमरान गिरफ्तार हुए तो वो बहुत गंभीर परेशानी में घिर जाएंगे। ये एक, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ एक साजिश, उनको कमज़ोर करने की। इमरान खान से जो वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ उनसे खुश नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो पुराना पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब बेस्ड, वो इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिक्स, एक नॉन पंजाबी, एक पश्तून मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और या मुल्क सियासत उसके हाथ में जा रही है। और फिर उसने जो इस्टेब्लिश्ड वहाँ की सेना है उसको भी चैलेंज कर रखा है। मामला इस्लाम की पाक मस्जिद से जुड़ा है और आरोप ईश निंदा का है। इसीलिए इमरान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और उनका केस बहुत कमजोर होगा। ये बात इमरान की पार्टी के कुछ नेता समझ भी गए हैं और इसीलिए अब वो नारेबाजी को इतिहास के जरिए जायज ठहराने की कोशिश में लगे हैं। इमरान की पार्टी के नेता का ये बयान बता रहा है कि अब न सिर्फ इमरान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया है। ये ईश निंदा का मामला बहुत सेंसिटिव है मुसलमानों में। अब देखना ये है कि क्या आम जनता उनसे के खिलाफ एकदम से नाराज़ हो जाती है। तो एक बड़ा सेक्शन है यूथ का पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और ख़ासतौर से पख्तूनख्वा, इन पूरे एरिया में पठान जहाँ पे भी हैं, वो भी सारे एरिया में इनकी काफ़ी फॉलोइंग है। वो सड़क पे आएगा
वो लड़ाई लड़ेगा इनके फेवर के लिए। इमरान खान अपनी ओर बढ़ रहे खतरे को पहचान भी रहे हैं और इसी वजह से वो सड़क से लेकर अदालत तक लगातार जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान नवाज शरीफ और उनके परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, शहबाज शरीफ शायद ही उसको भूल पाए। वो क्या है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इमरान के लिए था ये। रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो ये पूरी दुनिया चाहती है। दुनिया की नजरें भारत पर है, लेकिन फिलहाल जंग जारी है। यूक्रेन में हर गुजरते दिन के साथ विध्वंस कैसे बढ़ रहा है। जहां जहां रूसी सेना जा रही है वहां वहां सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। मारियोपोल हो या कीव हो, रूसी अटैक्स की जो गड़गड़ाहट है गाड़ियों की, उनके बॉम्ब्स की, वो आवाज़ सुनते ही यहाँ के लोगों के कलेजे में दहशत पैदा होने लगती है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि इन टैंकों का निशाना कहाँ होने वाला है। तबाही की ऐसी ही तस्वीरों को एबीपी न्यूज़ के कैमरे में कैद किया है। रूसी सेना की नीति और रणनीति कैसे यूक्रेन पर भारी पड़ी है, इस पर कीव की रणभूमि में मौजूद एबीपी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस का मिशन और जंग भीषण, तबाही सरेआं, पुतिन का इंतकाम, बाकी है असली कोहराम। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके दुनिया को बता और दिखा दिया कि वो इंतकाम की किस हद तक जा सकते हैं। एक इशारे पर उनके सैनिक सनक की किस हद को पार कर सकते हैं, और उसी सनक की ये सबसे नई तस्वीर है। देखिए कैसे एक अकेले टैंक ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में बने इस 6 मंजिला मकान को खाक में तब्दील कर दिया। इस टैंक ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इस इमारत पर 2 मिनट में 20 के करीब गोले दागे और पूरी इमारत को ही जमींदोज कर दिया, क्योंकि रूसी सेना को सिर्फ शक भर था कि यहाँ यूक्रेन के सैनिक छुपे हो सकते हैं। रूस के इन टैंक्स ने यूक्रेन युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई है। ये आते हैं, मिशन को अंजाम देते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। यूक्रेनी सेना को इनके निशान तक नहीं मिलते। लेकिन आज एबीपी न्यूज का कैमरा आपको दिखाएगा कि रणभूमि में रूस के ये योद्धा कैसे और कहां दिन में काम और रात में आराम करते थे। यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल किया था। ये देखिए, ये बंकर और ये टैंक, ये देखिए ये खना गया है, और ये पहियों के निशान देखिए, टैंकों के जो पहिए होते हैं उसके निशान यहाँ पर टैंक लगाए गए थे, और यहाँ से टैंक यहाँ पर पार्क किए गए थे। चारों तरफ से ये खनकर बनाया गया है और यहाँ से हमले को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ से बड़े शहर जो है यूक्रेन के वो निशाने पर आते हैं, तो इस जगह का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ से टैंक मारे जा रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर ये अंदर किस प्रकार से खन के ये यहाँ पर बंकर बनाया गया है, और यहाँ देखिए किस प्रकार से सामान रखे गए हैं, हथियार रखे गए हैं, और चूल्हा यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है, और अंदर देखिए मिसाइल वहाँ पर पड़ा हुआ है, और बहुत सारी वहाँ पे हथियार के जो पुर्जे हैं वो नजर आ रहे हैं। रणभूमि में रणनीति सबसे ज्यादा जरूरी है, और कीव के ओजेरा गांव के खेतों के बीच ये बड़े बड़े गड्ढे उसी रणनीति के तहत बनाए गए थे, ताकि दुश्मन की नजर से रूसी टैंक बचे रहें। ये गड्ढा आप सोच रहे होंगे कि घर के ठीक बाहर परिसर में ये कैसा गड्ढा है, तो आपको बता दें कि यहाँ रूस की सेना इस घर में रुकी हुई थी और उन्होंने घर के इस परिसर को खोदकर टैंक की पार्किंग बनाई हुई थी। यहाँ पर टैंक लगाए हुए थे और यहाँ टैंकों से निशाना साधकर हमला किया जा रहा था इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और ठीक मेरे पीछे देखिए ये घर है, रिहायशी घर है, जहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि घरों के जो सामान थे उन्होंने पूरा घर तितर बितर कर दिया। उन जितने उपयोग की चीज़ें थी वो यहाँ पर चोरी कर ली, चाहे खाने के सामान हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गद्दे हो, तो घरों के जो भी जरूरी सामान थे वो यहाँ से लेकर गए थे। और एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूँ कि घरों में भी अगर सेना छुपी हुई है तो उसे आड़ चाहिए, वरना खिड़की दरवाजे से हमला हो सकता है। तो ऐसे पर देखिए क्या किया गया था, ये यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर खिड़कियों पर लाकर लगा दिए गए थे। ये इसलिए लगा दिए गए ताकि यहाँ से वो हमला कर सके या सामने से कोई बुलेट आए तो उनको चोट ना लगे। They use everything in this house and another house. They use products, wares, clothes, footwears, and slept here. ओजेरा में रूसी सैनिकों की हर ओर से मोर्चाबंदी थी। रूसी सेना ने जमीन के अंदर बाकायदा अपना आरामगाह भी बनाया था, जो हर मौसम में उन्हें आराम देता था।
तो उस कमरे में लेकर चलते हैं आपको जहां पर रूस की सेना ने अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था। ये है रूसी सेना का कमांड सेंटर अजौरा गांव का। और यहाँ देखिए कुछ जैकेट नज़र आ जाएंगे आपको, इस्तेमाल की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और अंदर लेकर चलते हैं जहां रूसी सैनिकों ने अपना एक कमांड सेंटर बनाया था। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान ये लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए इस जगह को यहाँ के कमांडर ने, रूसी कमांडर ने इस्तेमाल किया हुआ था। और यहाँ तक कि आरोप है कि जब रूस की सेना पीछे हटने लगी थी उन्होंने बहुत सारे सामान ले जाने की कोशिश की थी, पर यहाँ से उनका डेरा था। उनके कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं, उनके फटे हुए कपड़े हैं, कुछ जैकेट हैं। औजेरा गांव से रूसी सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन पीछे दर्द की ऐसी दास्तां छोड़ गए हैं जिसे शायद भुलाए नहीं भुला जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।